फीसदी क्षमता के साथ चलाने को कहा गया है। साथ ही दिशा निर्देश में कहा गया है कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा। ईरान और विश्व शक्तियों ने अपने 2015 के परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश के लिए 5 महीने के बाद अपनी पहली वार्ता शुरू की है। ईरान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी में बैठक की है। राजनयिकों ने कहा है कि संधि को पुनर्जीवित करने का समय समाप्त हो रहा है, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान को नाराज कर दिया और इसमें शामिल ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस को निराश कर दिया। वार्ता के लिए यूरोपीय संघ, ईरानी और रूसी प्रतिनिधियों ने अमेरिका के बिना शेष पक्षों के एक सत्र के साथ नए दौर की शुरुआत के बाद आशावादी आकलन की पेशकश की, जिसे ईरान ने आमने सामने मिलने से इनकार कर दिया। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मेगलादेनो एंडरसन द्वारा पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दिए जाने के बीच कल एक बार फिर उन्हें सरकार का प्रमुख चुन लिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एंडरसन ने सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमाया है। हालांकि वे एक पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगे। मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा आज हो सकती है। पिछले सप्ताह बुधवार को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई एंडरसन इस पद पर केवल 7 घंटे ही रह सकी और उनके सहयोगी दल द ग्रीन्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तुर्की से इस्तांबुल शहर और अन्य हिस्सों में आए भीषण तूफान के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य लोग घायल हुए हैं। 130 किलोमीटर की गति से आए तूफान के कारण शहर के करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। मृतकों में एक विदेशी नागरिक भी शामिल है और घायलों में से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तेज हवाओं के कारण छत गिरने, साइन बोर्ड के उड़ने और यहां तक कि तेज आंधी ने शहर के घंटाघर को भी गिरा दिया है। इस्तांबुल नगरपालिका के अनुसार तेज हवाओं के कारण 33 छतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 192 पेड़ उखड़ गए हैं तो वहीं 52 ट्रैफिक लाइट और सड़क को संकेत टूट गए हैं। तुर्की एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार इस्तांबुल शहर को आने वाली 6 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया। उन्हें अंकारा और इजमिर शहर की तरफ भेजा गया। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू है हंसी, एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। तू है माँ, तू है। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS यू लोन टू 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो बैलन ड'ओर अवार्ड्स के साथ करेंगे, जहां पर लियोनेल मेसी का जलवा जो है वो देखने को मिला है। अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन ड'ओर पुरस्कार जीत लिया। इस पुरस्कार की रेस में मेसी ने बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवेंडोस्की और चेल्सी और इटली के मिडफील्डर जॉर्जिनो को पीछे छोड़ा। लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वहीं महिला वर्ग में स्पेन और बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटल्स को बैलन ड'ओर पुरस्कार मिला। अर्जेंटीना और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीत लिया है। ये 7वां मौका है जब मेसी ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। वो सबसे अधिक बार बैलोन ड'ओर जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 34 साल के मेसी ने 2021 में अपने शानदार खेल की बदौलत अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। ये देश के लिए उनका पहला खिताब है।
वहीं उन्होंने बीते साल कुल 40 गोल किए थे, जिसमें 28 गोल उन्होंने पुराने क्लब बार्सिलोना के लिए, 4 गोल पेरिस सेंट जर्मेन के लिए और 8 गोल अर्जेंटीना के लिए किए। बायर्न म्यूनिख के रॉबर्टो लेवेंडोस्की पुरस्कार की रेस में दूसरे स्थान पर रहे। चेल्सी और इटली के मिडफील्डर जॉर्जिनो तीसरे और फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा चौथे स्थान पर रहे। मेसी के लिए ये अवार्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल उन्हें स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को छोड़ना पड़ा था, जिससे वो पिछले 15 साल से जुड़े थे। इसके बाद वो फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पहुंचे। मेसी ने 2019 में रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब जीता था। 2020 में इस अवार्ड शो को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था। 1 साल के अंतराल के बाद इस साल इसे फिर से शुरू किया गया। पिछले 13 साल से इस खिताब पर मेसी और रोनाल्डो का दबदबा देखने को मिला। इस दौरान मेसी ने 7 और रोनाल्डो ने 5 बार यह अवार्ड अपने नाम किया। कुल मिलाकर मेसी और रोनाल्डो ने पिछले 13 साल में 12 बार यह खिताब आपस में बांटा है। 2018 में क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के लुका मॉड्रिच ने यह पुरस्कार जीता था। 2021 में सभी प्रतियोगिताओं में 53 गोल करने वाले लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है। महिला वर्ग में स्पेन की एलेक्सिया पुर्टेलेस ने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम किया। वो बार्सिलोना की महिला टीम की कप्तान भी हैं। 27 वर्षीय एलेक्सा की कप्तानी में बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से हराकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया था। एलेक्सिया 2020-21 में यूरोप में सबसे अधिक 26 गोल करने वाली महिला मिडफील्डर थी। इटली को यूरो कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुमा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दी जाने वाली यासिन ट्रॉफी दी गई। वहीं दूसरी बार चैंपियंस लीग जीतने वाले इंग्लिश क्लब चेल्सी को क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। बार्सिलोना के मिडफील्डर पेड्री को अंडर 21 वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बैलोन डी'ओर अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलोन डी'ओर द्वारा हर साल दिए जाते हैं। ये अवार्ड क्लब और राष्ट्रीय टीम से 1 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीम को दिया जाता है। इसमें विश्व भर के 180 पत्रकार साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोट करते हैं। साल 1956 में पहली बार स्टैनली मैथ्यूज को यह पुरस्कार दिया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो वाकई मेसी का जलवा जो है वो कायम है। बात करते हैं जर्मनी के दिग्गज कोच रॉल्फ रैंगनिक की, जिनको सोमवार को सत्र के अंत तक मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया। यूनाइटेड से जुड़ने के पहले 63 साल के रैंगनिक रूस के क्लब लोकोमोटिव मॉस्को के खेल एवं विकास प्रमुख की भूमिका निभा रहे थे। गौरतलब है कि सत्र में खराब प्रदर्शन के कारण इस महीने 21 तारीख को मैन्यू ने ओले गुनार सोल्स्कर को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से क्लब के पूर्व खिलाड़ी माइकल कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे। सत्र के समाप्ति के बाद रैंगनिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जुड़े रहेंगे। वो मौजूदा सत्र के बाद 2 और साल के लिए सलाहकार की भूमिका में टीम के साथ रहेंगे। बात करते हैं नेमार की। पेरिस सेंट जर्मेन के स्ट्राइकर नेमार टखने में लगी चोट के कारण 8 सप्ताह तक मैदान से दूर रहेंगे। फ्रेंच क्लब ने नेमार को लगी चोट की पुष्टि की है। चोट के कारण नेमार फ्रेंच लीग के 7 और चैंपियंस लीग के 1 मैच में नहीं खेलेंगे। बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां दुनिया की 11वें नंबर की सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बुधवार से शुरू होने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। सात्विक चिराग साल के आखिरी बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने वाली देश की पहली पुरुष युगल जोड़ी है। सात्विक और चिराग इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। जापान और अकीरा कोगा और ताइची सेतो के भी सेमीफाइनल में हारने के बाद उन्होंने जगह बनाई। भारतीय जोड़ी को कट में प्रवेश के लिए सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी मार्कस एफ काइडोन और केविन एस को हराना था, लेकिन वो 16-21, 18-21 से हार गए। अकीरा और ताइची भी जापान के ताकुरो होकी और युगो कोवायाशी से हार गए, जिससे भारतीय जोड़ी को जगह मिल गई। तो खेल की तो आर्यन यही खबरें थी आज जो प्रमुख रूप से छाई रही। बाकी खबरों के लिए वापस आपके पास। शुक्रिया गौरव, हमारे साथ इस तमाम खबरों को साझा करने के लिए, खेल जगत से जुड़ी इन तमाम खबरों को साझा करने के लिए। अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रेल कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में 55,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत मीटर या नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करना,
सभी लाइन का विद्युतीकरण करना, सभी राज्यों की राजधानी तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाने से लेकर बड़े रेल ब्रिज और सुरंगों का निर्माण करना इस पूरी परियोजना में शामिल है। रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच को साकार करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में रेल पटरियों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना के अलावा नागालैंड में 82 किलोमीटर दीमापुर कोहिमा रेल लाइन और 45 किलोमीटर सेवोक रंगपो रेल लाइन, मिजोरम में 51 किलोमीटर बेराबी सेरांग रेल लाइन, सिक्किम एवं मेघालय में 21 किलोमीटर टिटेलिया बिर्नीहाट रेल लाइन, 108 किलोमीटर लंबे बिर्नीहाट शिलोंग रेल लाइन पर काम जारी है। पिछले कई सालों से अगर देखें तो 55,000 से लेके उससे ज़्यादा ही प्रोजेक्ट यहाँ सैंक्शन हुए थे पिछले 2-3 साल में, और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 3 साल में 2024 तक ये सभी प्रोजेक्ट हम ख़त्म कर लें। और जब ये प्रोजेक्ट खत्म होंगे तो फर्दर कनेक्टिविटी के और भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, तो उन पर सर्वे चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट भी हाथ में लिए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का गेटवे भी कहा जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर राज्यों के समुचित विकास के लिए बांग्लादेश के साथ अगरतला अखोरा, हल्दीबाड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर, महिशान बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल के साथ जोगबनी विराटनगर को जोड़ने का काम भी जारी है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर पूर्वोत्तर राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए विस्टा डोम कोच ला रही है। भारतीय रेल लगातार टूरिज्म को प्रमोट करने की दिशा में काम कर रही है और अब जो है भारतीय रेल कालका शिमला रूट के बाद विस्टाडोम कोच के सक्सेस के बाद जो है वो अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर भी इसे इंट्रोड्यूस कर चुकी है। कामाख्या से लेके हाफलॉन्ग तक के बीच में तकरीबन 400 किलोमीटर के बीच भारतीय रेल जो है विस्टाडोम कोच चला रही है। जो पैसेंजर है उन्हें सामान रखने का बोझ ना हो, तो इसके लिए उनके लिए अलग से सामान रखने की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके सीट की बात करें तो जो फैब्रिक्स का यूज किया गया वो काफ़ी हाई क्वालिटी फैब्रिक्स है। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो सीट है वो 360 डिग्री एंगल पर जो है इसका मूवमेंट है, यानी आप परिवार के साथ आमने सामने बैठ कर भी इसमें यहाँ पर आप बैठ कर बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका अच्छा पैट्रोनेज हमें मिला है और छुट्टियों के दिन शनिवार इतवार के दिन 100% जितना चलता है पूरा भर जाता है, उसमें जगह नहीं मिलती है क्योंकि इस इलाके में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो जो इसका नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपको अनुभव मिलता है ट्रैवल का, वो कई गुना बढ़ जाता है इस तरह के कोच में ट्रैवल करने से। आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सभी रेल लाइन पूर्वोत्तर राज्यों को चीन, बांग्लादेश एवं म्यांमार सीमाओं तक रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीय सेना का सीमावर्ती इलाकों में मूवमेंट सुगम और कम समय में मुमकिन हो पाएगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। पिछले दिनों थाईलैंड के लोबबुरी इलाके में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक मंकी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में हजारों बंदरों ने जमकर दावत के मजे लिए। बंदरों की इस दावत में और क्या कुछ खास रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बंदरों को दावत क्या मिली, टूट पड़े। जरा खाने का जोश तो देखिए। जिसने बुलाया उसी के सर चढ़कर दावत उड़ा रहे हैं। दावत देने वाले भी खुश। इस व्हीलचेयर मंकी पार्टी में उन्होंने 100 व्हीलचेयर जरूरतमंदों को बांटने का लक्ष्य रखा था। उद्देश्य ये था कि इसी के बहाने पर्यटकों को इस पर्यटन स्थल की तरफ आकर्षित किया जाए। 1 लाख थाई बात यानी $3000 की लागत से इस इवेंट के आयोजकों को लगता है कि बंदरों की ये अनोखी दावत सफल रही। आज 33वीं बार है कि हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस साल व्हीलचेयर मंकी पार्टी की थीम के तहत जहां हम जरूरतमंद लोगों को 100 व्हीलचेयर दान कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि यह आयोजन बहुत सफल है। बहुत से थाई लोग और पर्यटक आ रहे हैं। विभिन्न फलों और सब्जियों की मालाओं से लैस व्हीलचेयर और आर्क और टेबल पर प्लेटों से सजे पसंदीदा भोजन का मजा बंदरों ने अपने अंदाज में लिया और देखते ही देखते 2 टन से अधिक फ्रूट चट कर गए। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी बंदरों की इस दावत को खूब एंजॉय किया।
हम ये देखने के लिए कल से यहाँ आए हैं। ये काफी अप्रत्याशित है और बंदर काफी नासमझ हैं। मैं इसे देखकर वास्तव में खुश हूँ और मैं अगले फेस्टिवल पर भी आने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ बंदरों की बड़ी संख्या के कारण ही थाईलैंड के लोपबुरी क्षेत्र को बंदर प्रांत के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल मंकी फेस्टिवल आयोजित करने की परंपरा है। कोरोना महामारी के कारण ये इवेंट 2 साल तक नहीं हो सका था। अब स्थानीय लोग खुश हैं और बंदरों को धन्यवाद भी दे रहे हैं। ये 2 साल में पहली बार है कि बंदरों को विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाने को मिल रही हैं और मुझे खुशी हो रही है। थाईलैंड के लोपबुरी क्षेत्र में मंकी फेस्टिवल अनोखा होने के साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र और स्थानीय नागरिकों के लिए कमाई का जरिया भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंदरों की इस दावत की खबर के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। गंगा के किनारे से जमुना